हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। इसमें हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से जीके के सभी विषय और वीकली मंथली करंट अफेयर्स कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जियोग्राफी, जिसमें हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 1 से। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, इसमें एनसीईआरटी में हम इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं कराएंगे, बिकॉज वर्ड टू वर्ड करेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और वो जो आपको लगे कि नोट करने लायक चीज़ें हैं, आप वहाँ से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या क्या इस लेसन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले जो आपको याद रखने वो बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। लेसन का हमारा नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल, सौर मतलब सूर्य, मंडल मतलब उसका परिवार। सूर्य के परिवार में पृथ्वी का क्या स्थान है, ये हमारे लेसन का अर्थ है। देखिए, इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या दिया हुआ है? आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यानी कि यहाँ से क्या अर्थ निकला कि महीने में एक बार पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। इसके बाद यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और जिस दिन चंद्रमा यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता, उस दिन अमावस्या होती। ठीक है, आगे बढ़ें। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है आपको खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के बारे में क्या दिया हुआ है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब कि खगोलीय पिंड की यहाँ से डेफिनेशन मिली हमें। क्या होते हैं खगोलीय पिंड? सूर्य, चंद्रमा या वे सभी वस्तुएं जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो भी तारे और जितनी भी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं कि उनमें अपनी ही चमक हो या अपनी ही ऊष्मा हो सकता है वो तारों के ऊष्मा से प्रकाशित हो रही हैं। तो लेकिन आसमान के समय हमें जितनी भी आसमान में चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद आगे दिया कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। अब खगोलीय पिंड तो हमें समझ में आ गया कि जितनी भी चीज़ें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंड के अंदर जो खगोलीय पिंड बड़े आकार के हों, गर्म हों और गैस के बने होते हैं और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। ठीक है, जो खगोलीय पिंड बड़े आकार के हों, गर्म हों, गैस के बने हों और जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, यानी इनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य से ऊष्मा निकलती है जिससे हमारी पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, तो सूर्य एक क्या है? तारा है। आगे बढ़ें। आगे क्या दिया हुआ है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। इस बात का अर्थ ये है कि हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें तारे, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं छोटे छोटे। एक्चुअल में वो इतने छोटे साइज के नहीं होते हैं। उसने उदाहरण के लिए बताया कि जैसे हवाई जहाज है, जब हमारे पास से निकलता है तो हमें कितना बड़ा दिखाई देता है, और जब वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो वो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। इस बात में यही समझाने चाह रहा था। आगे बढ़ेंगे। रात ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। पहले उसने हमें बताया खगोलीय पिंड, जितनी भी चीज़ें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं वे सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब उन खगोलीय पिंडों में जिन पे अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है या जो आकार में बड़े होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं।
अब वो जो तारों द्वारा विभिन्न, अब जब आसमान में आप रात में देखेंगे, रात के समय में, तो विभिन्न विभिन्न आकृतियां बन रही होती हैं। तो वो जो विभिन्न विभिन्न आकृतियां तारों द्वारा बनाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल की डेफिनेशन क्या हो गई? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक है। अब यहां से देखिए हमें कितनी इंपॉर्टेंट बात मिली। एक ये अर्सा मेजर और बिग बियर, क्या है ये? अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि अर्सा मेजर क्या है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, या बिग बियर क्या है? बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अर्सा मेजर या बिग बियर एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। आगे बढ़े। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। ठीक है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। देखिए आप अधिकतर घर में सुनते रहते होंगे कि एक तारों का समूह होता है जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। उस 7 तारों का समूह होता है, उन्हें सप्तऋषि कहते हैं। तो यहाँ से भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो सप्तऋषि तारों का समूह है वो किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो आप आसानी से बता सकते हैं किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सप्तऋषि तारा मंडल जो है वो किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो वो अर्सा मेजर का भाग है। आगे बढ़ेंगे। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है। अब आपको ये एक प्रैक्टिकल करने को दे रहा है कि आप अपना घर में बोलिए कि आपको तारों के बारे में बताया जाए। ठीक है, आगे देखें। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी एक हमें इंपॉर्टेंट बात मिली। क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के लिए हम बचपन से सुनते रहते हैं, शायद सभी लोगों ने सुना होगा। ध्रुव तारा क्या है? ऐसे बताया जाता है कि वो देखो आसमान में चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है वो ध्रुव तारा है। यहाँ से हमें पता क्या चला? पता ये चला कि उत्तरी दिशा को बताने वाला उत्तरी तारा ही ध्रुव तारा है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये मिला, यहाँ से क्वेश्चन बन क्या सकता है पेपर में कि ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? तो आप बता सकते हैं उत्तर दिशा को बताता है। या आपसे ये कह सकता है कि ध्रुव तारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं उत्तरी तारे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा। एक ही स्थान पर रहेगा तभी तो एक निश्चित दिशा को बता पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ठीक है, ये कह रहा है कि आप घर में कैसे अंदाज लगाएंगे कि वो कहाँ है, तो ये आप अपना घर में एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट पैरा में? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या बताया उसने? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए वहाँ उसने बताया कि खगोलीय पिंड, पहले उसने बताया कि जितनी भी आकृतियाँ हमें या जितने भी चीज़ें हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं वे सभी खगोलीय पिंड हैं। फिर खगोलीय पिंड में उसने बताया कि जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है या जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, आकार में बड़े होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। अब यहाँ उसने बताया कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी एक ग्रह है। यहाँ पे अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो ये पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, तो ये ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट, और प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना हुआ है। आगे बढ़ें। यह अपना प्राप्त करती है, बात मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ें। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? यहाँ ये आपसे कहना चाह रहा है कि इसके पास अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ खड़े पृथ्वी पर खड़े हैं और हम देखते हैं तो हमें सूर्य
चंद्रमा और अन्य तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही हम किसी अन्य ग्रह से जब पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी हमें चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि वो सूर्य की उसमें ऊष्मा भरी हुई है। अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं, लेकिन सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से वो चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ रोचक तथ्य दे रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है कुछ? नहीं, आगे बढ़े। आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या बताना चाह रहा है, इसको ध्यान देते हैं। ये आपको देखिए क्या दिखा रहा है। ये आपको सूर्य दिया हुआ है, सूर्य दिया हुआ है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक जो ग्रह दिया हुआ है वो बुध दिया। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? बुध। उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र हो गया, तीसरे नंबर पे पृथ्वी हो गई आपकी, चौथे नंबर पे मंगल हो गया। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी बनी हुई है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये जैसे हमारा जो लेसन का नाम था सौर मंडल, तो ये अब सौर मंडल के बारे में बता रहा है कि सूर्य जो तारा है उसके जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। बुध है। बुध के बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी दी हुई। क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या होती है कि जैसे इसमें तमाम तरह के उल्का पिंड पाए जाते हैं। वो उल्का पिंड या जैसे ये जो और ग्रह हैं उनसे जब कोई क्षरण होता है या टूट टूट कर उनका कुछ अंश मिलकर एक ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी बना लेता है। ठीक है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको आप याद रखेंगे, इसका क्रम याद रखेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक दो बातें आपको मैं बताना चाहूँगा जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। जैसे शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह आपसे अगर पूछा जाए कभी, सबसे नज़दीक तो बुध है, फिर सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों हुआ? क्योंकि जो शुक्र है यहाँ पे गैसें बहुत अधिक, यानी CO2 की मात्रा सबसे अधिक होगी, इसलिए यहाँ पे ये सूर्य के प्रकाश से बहुत जल्दी या सूर्य की ऊष्मा से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो सूर्य है। ठीक है, सॉरी, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल में, तो वो शुक्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पे, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी तीसरे स्थान पे। ठीक है, शुक्र के और भी गर्म ग्रह है और इसको पृथ्वी की तरह ही इसको माना जाता है, पृथ्वी की बहन शायद ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं देखिए यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको कौन कितने दिन में घूर्णन करता है, कौन कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। आपको ये बात तो पता ही है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के, जो 8 ग्रह हैं हमारे, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले 9 थे, एक प्लेटो ग्रह था जिसे 2006 में बौने ग्रह की संज्ञा देके हटा दिया गया ग्रह से। ठीक है, तो इसमें अब देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है कितने दिन में कर रहा है? 28 दिनों में, 88 दिनों में। बुध जो है सूर्य के ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में। अच्छा, आप ये परिक्रमण और अपने अक्ष पे घूर्णन 59 दिन में, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पे घूर्णन करते रहते हैं। यानी जैसे कि आप एक स्थान पे खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि घूम के यहाँ आप खड़े हैं और ऐसे घूम के फिर से ऐसे खड़े हो जाइए, तो ये हो गया आपका घूर्णन। यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से आप घूमे और फिर यहाँ आ गए, ये घूर्णन है। इसी को आप परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। और जो ग्रह जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है ग्रह, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पे घूर्णन करता है तो वो परिभ्रमण गति कहलाती है, और जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वो जो अवधि है वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए आपको बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 59 दिनों में करता है। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिनों में।
तो यानी देखिए अपने अक्ष पे जो घूर्णन है वो कितने दिन में कर रहा है, 243 दिन में। तो सबसे अधिक समय अगर आपसे पूछा जाए कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है, तो वो शुक्र है। ठीक है, तो देखिए शुक्र के बारे में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ ये आप दिमाग में रखेंगे। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे अधिक समय जो लेता है वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन आपको पता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 1 दिन का समय लेती है। और इसके जो उपग्रह है उसे चंद्रमा हम कहते हैं, उसकी संख्या 1 है। मंगल, मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में। ठीक है, इसी तरह से बृहस्पति का दिया है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो भी बृहस्पति है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने में और अपने अक्ष पे घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। आगे यूरेनस का दिया है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल और अपने अक्ष पे घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में। और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल और अपने अक्ष पे घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। देखिए यहाँ आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ये क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य दिया हुआ है। सूर्य के बाद आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर ये कितने ग्रह हैं, 4, टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह आपके कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चट्टानी ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आपका जो नेपच्यून है, जो आपका ये नेपच्यून है, ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं या गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं समझते हैं, देखते हैं। देखिए अब यहाँ से ये हो गया चित्र, इसके बाद आगे आ गए। क्या बता रहा है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा है मतलब क्या है, उनके पास अपने उपग्रह हैं। तो जैसे हमारे सूर्य, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो कौन है, चंद्रमा है। यानी कि इस बात को थोड़ा सा समझेंगे अगर, तो मैं बताऊं, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी है हमारी। अब इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी वो ग्रह कहलाती है, और ग्रह के चारों ओर चक्कर जो लगाएगा उसे हम उपग्रह। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सौर मंडल। आगे क्या दिया हुआ है, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में क्या बता रहा है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये बात हमने आपको बताई थी। सौर मंडल का अर्थ क्या है, सूर्य का परिवार। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर ही सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आपको सौर मंडल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको देखिए सूर्य के बारे में क्या बताना चाह रहा है, सूर्य के बारे में क्या बताना चाह रहा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है और जो इसमें अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये आपको मैंने देखिए जब तारा की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था तारे किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। तो सूर्य क्या है, तारा है। तो तारा है तो इस गैस से बना हुआ है, ठीक है, गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि जितने भी बाकी ग्रह हैं 8 ग्रह, उन सबके पास किसी के पास अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है, सभी को सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, मानव जीवन के लिए जो सबसे नज़दीक तारा है वो पृथ्वी ही है। सॉरी, सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो पृथ्वी ही है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस बात को आप याद रखेंगे। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस बात को हमने आपसे कहा था कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आगे आपको देखिए, ये यहाँ से इंग्लिश में जो उनके फर्स्ट कीवर्ड होते हैं उसके अनुसार ये एक ट्रिक टाइप की बता रहा है कि आप उसको याद रखेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले बुध यानी मर्क्यूरी, और फिर इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कि जो सौर मंडल जो सौर मंडल है यानी कि जो सूर्य है उसके जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो 8 ग्रह, वो किस पथ में लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ये बात आपको पता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। ये हमने बताया था आपको, इसको एक बहन या जुड़वां ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब पृथ्वी के ही समान है तो फिर यहाँ पे जीवन क्यों नहीं संभव है? यहाँ जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो शुक्र है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत अधिक CO2 की मात्रा है, जिससे ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो जो मनुष्य के रहने के लिए जो अनुकूल स्थिति है ये उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बात दी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी कि 2006 में प्लूटो को और एक अन्य खगोलीय पिंड कोई था सीरस यूवी करके, उसको क्या कर दिया? बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? पृथ्वी। देखिए, हमारे लेसन का नाम ही था सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल के बारे में अभी तक हमने समझा खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड के बाद तारा की परिभाषा क्या है, तारा के बाद हमने जाना कि नक्षत्र मंडल क्या है। नक्षत्र मंडल में हमने अर्सा मेजर बिग बियर को पढ़ा। अर्सा मेजर बिग बियर का भाग है हमारा सप्तऋषि तारा समूह जो है वो अर्सा मेजर बिग बियर का भाग है। इसके बाद हमने आगे पढ़ा, आगे हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, जिनके पास वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह हो गए। इसके बाद अब हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। सूर्य के जो नज़दीक कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सीक्वेंस क्या है, ये पढ़ा। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। ये बात आपको बताई थी। सबसे पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। ठीक है, और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी अगर आकार की बात की जाए तो हमने बताया आपको सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और पृथ्वी जो है वो हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इससे के आकार को भूभाप कहा जाता है। जैसे आपने बचपन से सुन रखा होगा कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, पृथ्वी जो है गोल नहीं है, वो भूभाप टाइप की है। गोलाभ यानी कि एक थोड़ा सा अंडा के शेप में जैसे चपटी हुई है। भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, आगे बढ़े। इधर देखिए, आपको कुछ क्या आप जानते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात दी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है प्रकाश,
तब भी पृथ्वी तक पहुंचने में इसे कितना समय लग रहा है? लगभग 8 मिनट का। ठीक है, यानी कि पृथ्वी कितनी दूर है, इससे यहाँ से ये अंदाजा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा गए, ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगले पैरा में आते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें किसी में भी जीवन संभव अभी तक तो नहीं हुआ है। तो अभी तक उन 8 ग्रहों में सब जीवन, सिर्फ मनुष्य का जो जीवन है वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ मनुष्य के रहने लोग अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो सिर्फ पृथ्वी में ही है। इसीलिए इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पे मानव के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, इसलिए इसे सौरमंडल का अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यहाँ से आप याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो सबसे पहले कब रखा? 1969 में, 29 जुलाई 1969। और अपने यहाँ जो इसरो है शायद उसकी स्थापना भी 1969 में ही हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसरो की स्थापना जो है 1969 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है? यहाँ एक और पैरा दिया हुआ था, ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये बात आपको पता होगी, जो पृथ्वी है उसमें स्थल जो है वो 1/3 है, 2/3 हमारी कैसे है? पानी से ढकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, यानी जो पृथ्वी की जो व्यास आप समझते हैं डायामीटर, पृथ्वी का जो डायामीटर है उसका 1/4 चंद्रमा का डायामीटर है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जैसे हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें तारे जो दिखाई देते हैं, तारों की अपेक्षा हमें चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे अन्य जो खगोलीय पिंड यानी कि अन्य जो तारे हैं उनकी अपेक्षा ये नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसा विशेष नहीं है। हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 दिन का। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन का। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसे हमने घूर्णन गति कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चंद्रमा है उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में, यानी कि उसे पृथ्वी का परिक्रमण काल अगर हम कहें तो उसके लिए जो 27 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में भी उसे कितना समय लगता है? 27 दिन ही लगभग लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा? इस बात को थोड़ा सा आप अभी ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि 3D फिगर तो हम बना के आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करने की कोशिश करें तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा जो है इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, और ये चक्कर लगाते हुए ऐसे ऐसे घूम भी रहा है। तो जब ये घूम रहा है तो जितना समय इसको ऐसे घूमने में लग रहा है उतना ही समय इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में लग रहा है। इसलिए हमें जो चंद्रमा का, आप देखेंगे कि चंद्रमा जब हम देखते हैं तो हमेशा एक ही जैसा दिखाई देता है। मतलब उससे देखेंगे कि ऐसे हल्के हल्के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ पे जो चंद्रमा में पर्वत और गड्ढे हैं वो इस वजह से हमें दिखाई देते हैं और हमेशा वैसा ही दिखता है। तो वो इस वजह से है क्योंकि उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगभग 27 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में भी 27 दिन लगते हैं। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है और ना वायु,
इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना तो चंद्रमा पे काली काली छाया जैसी हल्की सी दिखाई देगी। वो क्या है कि उसकी सतह पे जो पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं वही एक छाया के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन हमने ऊपर पढ़ा था, पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा पूरा निकलता है, पूर्ण चंद्रमा। तो पूर्ण चंद्रमा जब निकलेगा तो हम आसानी से उस छाया को देख सकेंगे। ठीक है, आगे अगला टॉपिक क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, यानी कि हमने सौर मंडल में पहले अभी तक क्या देखा कि भाई सौर मंडल है, सूर्य है, एक तारा है, उसमें उसके 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं उन ग्रहों के, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह के अतिरिक्त कुछ असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे छोटे पिंड होते हैं और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तभी देखिए, आप अगर ध्यान से समझें कि ये मंगल और बृहस्पति, तभी आपने देखा कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्या थी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती, क्षुद्र ग्रह होते क्या, क्षुद्र ग्रह एक्चुअली देखें आगे क्या लिखा हो, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जैसे कि जब आपने अभी देखा था, जो हमने फिगर यहाँ पे दिया हुआ था कि उसमें सूर्य था, सूर्य के बाद हमारा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी थी। वो जो पट्टी थी वो मैंने आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह ये जो इससे ग्रह से ही टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, वही क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे अभी आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, तो ये कोई नई बात नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये सूर्य के चारों ओर उल्कापिंड जो हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं, और कभी कभी ये पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो लगता है कि पृथ्वी से टकरा जाएंगे, लेकिन पृथ्वी का जो ऊष्मा और जो ताप है उससे ये जलकर राख हो जाते हैं। और कभी कभी अगर कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर भी जाता है तो इससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है, तो कोई छोटा उल्कापिंड तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। आगे क्या दिया, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा, जैसा ये चित्र में दिखा रहा है। आप देखिए, ये चित्र आपको दिखा रहा है, तो क्या कह रहा है कि क्या आपने देखा है एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी को, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है। यानी कि जो लाखों तारों का एक समूह जो बन है उसे हम क्या कहेंगे, आकाशगंगा। उसमें अब हमारा सौरमंडल भी आ जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है, तारा है, और लाखों तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है, आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देता है, जैसे नदी बहती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड की क्या बात निकल के आई, यानी कि पहले हमने पढ़ा सौरमंडल। सौरमंडल जिसमें एक तारा सूर्य है, उसके अपने 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, वो एक सौरमंडल का निर्माण करता है। सूर्य जैसे तारे, यानी जैसा हमारा सौरमंडल है, ऐसे असंख्य तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो भी वो कह रहा है कि ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कितना अधिक कठिन। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से समझाया गया, ये हम हैं, पृथ्वी, सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड की कल्पना में हम कितने छोटे से। देखिए यहाँ से आपका ये पहला लेसन खत्म हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। कुछ नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं अभ्यास, तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हमने जो समझाया आप समझ पाए होंगे। यहाँ से अब पूरे लेसन को जब हमने पढ़ा, बीच बीच में हमने रिवाइज भी कराया, लेकिन कुछ बातें जो आप अपने दिमाग में रखेंगे, जैसे कि पूर्णिमा क्या है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण निकलेगा वो एक पूर्णिमा है। हर 15 दिन में पूर्णिमा और हर 15 दिन में अमावस्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णिमा के बारे में। पढ़ने के बाद आगे हमने तारों के बारे में, खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड के बारे में, तारे, ग्रह, फिर एक हमने नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, फिर हमने पढ़ा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को बताता है उसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। और यहाँ से आपने फिर उसके बाद हमने सौरमंडल के बारे में भी पढ़ा। फिर सूर्य से जो है जो ग्रह हैं 8, उनकी किस क्रम में वो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस तरह आप याद रखेंगे। फिर ये आप याद रखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। बुध 88 दिनों में, शुक्र 255 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में, मंगल 687 दिनों में, बृहस्पति 11 साल 11 महीने में, शनि 29 साल 5 महीने में, यूरेनस 84 साल में, नेपच्यून 164 सालों में। ये आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी कौन लगाता है, तो वो बुध है। और सबसे अधिक समय जो लेता है वो कौन लेता है, वो लेता है नेपच्यून। और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कौन सा ग्रह कितना समय लेता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। कब दी गई, सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी क्या है, 3,84,000 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा पे सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग पहुँचे 1969 में। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई। लाखों तारों से मिलकर आकाशगंगा बना हुआ है और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये एक आपका ब्रीफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको कंटिन्यू इस तरह से पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कराऊं। एनसीईआरटी ही पूरे जेके का बेसिक है। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया सभी सब्जेक्ट का तो समझ लीजिए कि आपको बाकी बुक्स की इतनी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सभी विषयों की एनसीईआरटी कंप्लीट करूँ।